हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि सीए फाइनल के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने कैसा प्रिपरेशन किया था। क्योंकि ये कमेंट में आ गया था पिछले टाइम कि व्हाट वाज योर सीए फाइनल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैंने कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ किए थे, मैंने किस पे फोकस किया था और किसकी वजह से मुझे AIR 5 सीए फाइनल्स में मिला था। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं मेरी सीए फाइनल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जानने के लिए। तो शुरू मैं करूँगा फिनेंशियल रिपोर्टिंग से। आई विल बी स्पीकिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। एफआर के लिए मैंने सबसे पहले मॉड्यूल्स किए थे और मॉड्यूल्स के अलावा क्लास नोट्स किए थे। क्लास नोट्स करने के बाद मैं मॉड्यूल पे स्विच हो गया था। लास्ट के 4 मंथ्स में मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स किए थे और एफआर के लिए मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट आरटीपीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ध्यान रखना, एफआर इज़ द ओनली सब्जेक्ट वेन यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस अटेम्प्ट्स आरटीपी, बिकॉज एफआर के आरटीपीज में हर एक आरटीपी में ऑलमोस्ट न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और आपको अच्छे टेस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एफआर के लिए प्रीवियस अटेम्प्ट्स आरटीपी ज़रूर करना, मॉड्यूल पे फोकस करना। आई थिंक मॉड्यूल प्लस प्रीवियस अटेम्प्ट्स आरटीपी अगर आपने कर ली तो आई डोंट थिंक कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, द पेपर वुड कम फ्रॉम मॉड्यूल एंड द प्रीवियस अटेम्प्ट्स आरटीपी। एक दो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि नए हो सकते हैं, जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में नवंबर 2019 में थे इंडेस 23 के ऊपर और इंडेस 115 के ऊपर, जो कि कम्प्लीटली न्यू थे और मुझे उसके आंसर्स नहीं पता थे। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, पर पैनिक नहीं होना है। जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो पहले सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। तो एफआर के लिए मैंने मॉड्यूल्स किए थे और प्रीवियस अटेम्प्ट्स के सब आरटीपीज, दैट इज़ रिविजन टेस्ट पेपर्स, सॉल्व किए थे। देन स्पीकिंग अबाउट एसएफएम के लिए थियोरी के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मॉड्यूल्स करना, स्पेशली चैप्टर्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस। ये 4 चैप्टर्स है जो थियोरी में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल से ही करना, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोर्स आईसीआई नहीं यूज़ करेगा पूछने के लिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था। तो जो भी चैप्टर्स है, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स रेलेवेंट है न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में, जैसे फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ओल्ड कोर्स के पीएम में भी है और न्यू कोर्स के एसएम में भी है। तो ये टॉपिक्स के लिए मैंने ओल्ड कोर्स का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप ओल्ड कोर्स का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करोगे तो 80 to 90 मार्क्स ऑफ पेपर वुड कम फ्रॉम ओल्ड कोर्स पीएम ओनली। लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे अटेम्प्ट में almost 90 marks of paper was from old course practice manual, and I was fortunate enough to score 88 out of 100 because almost all the questions I had seen before going to the examination hall, because I had revised them from the old course PM, and since 90 marks of the paper was from old course PM, मुझे बहुत easy था कि वो पेपर आंसर लिखने के लिए, क्योंकि मैं वही रिवाइज किया था 1.5 डेज पहले। तो एसएफएम के लिए न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल थियोरी के लिए और ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर बात करूँगा लॉ के लिए मैंने मुनीश भंडारी सर की रेफरेंस बुक रेफ़र की थी और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। एमसीक्यूज़ के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप आईसीआई मटेरियल पे ही फोकस करना, कोई भी रेफरेंस बुक मत खरीदना एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में सिर्फ प्रोविजन दिए जाते हैं और लास्ट वर्ड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, ट्रस्ट मी। तो एमसीक्यूज़ के लिए आईसीआई सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वेबसाइट पर से। फिर उसके बाद आरटीपीज़ और एमटीपीज़ सॉल्व कीजिए एमसीक्यू पर्पस के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो लॉ के लिए मैंने मुनीश भंडारी सर की रेफरेंस बुक ली थी और उसके अलावा कुछ नहीं किया था। उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे कवर थे, वो थिक 1000 पेजेस की बुक थी जो मैंने 1.5 डेज बिफोर द एग्ज़ाम भी रिवाइज की थी। तो मुनीश भंडारी सर की रेफरेंस बुक के अलावा मुझे नहीं लगा कि कोई और करने की ज़रूरत है, कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बुक में ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट कवर है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे। तो आप ये 1000 पेजेस की बुक देखकर कभी ये मत सोचना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो 1000 पेजेस में इतने सारे क्वेश्चन सेम और रिपीटेड है कि वो 1000 पेजेस की बुक अगर मैं कट शॉर्ट करूँ तो 300 to 400 पेजेस की बुक भी हो सकती है, अगर मैंने क्वेश्चन जो रिपीटेड है निकाल दिए वो बुक से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बुक में इतने रिपीटेड क्वेश्चंस है कि उससे अपनी मेमोराइजिंग और हम जो प्रोविजंस है वो अच्छे से मेमोराइज कर पाते और एग्ज़ाम में लिख पाते। तो लॉ के लिए मैंने वो किया था और प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपीज़ किए थे। 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज़ आइडियली हर सब्जेक्ट के लिए करने चाहिए, एक्सेप्ट एफआर, जहाँ पे ऑल प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपीज़ करने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन न्यू होता है। फिर ऑडिट के लिए मैंने मॉड्यूल्स रेफ़र किए थे और मैंने सार्थक जैन के ड्रोन चार्ट्स रेफ़र किए थे। तो उनके कंपनी ऑडिट और स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट्स थे जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे मेमोराइजिंग पर्पस के लिए। और मैंने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 तीनों मॉड्यूल्स पढ़े थे।
अभी ध्यान रखना, मैं मॉड्यूल पे क्यों फोकस देने को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में से ही पूछे जाते हैं। हमारे अटेम्प्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मॉड्यूल से पूछे गए थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 3 डिवीजन 2 एंड शेड्यूल 3 डिवीजन 3। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये ऑडिट ऑफ एनबीएफसी चैप्टर के लास्ट पेज में है। तो ये आपको पता नहीं होगा अगर आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ी होगी। और ट्रस्ट मी, मैंने ये क्वेश्चन कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं देखा था। तो आईसीआई जो है मॉड्यूल में से ही क्वेश्चंस पूछता है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि एल्यूसिडेट द सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू। तो इसका आंसर भी मॉड्यूल में बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है, और ये क्वेश्चन भी कोई भी ऑथर के बुक में कवर्ड नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है कोई भी ऑथर के बुक में। तो इसका आंसर क्या था कि न्यू रिवैम्प्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, न्यू पर्सनल, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। ये रिस्क मैनेजमेंट के भी मॉड्यूल में एक चैप्टर है, तो वहाँ पे भी था, और ये ऑडिट के मॉड्यूल में भी स्पेसिफिकली दिया है। तो जहाँ पर भी आपको बुलेट पॉइंट्स दिखते वो मेमोराइज ज़रूर करना, क्योंकि आईसीआई जो है मॉड्यूल में से ही चेरी पिक कर रहा है क्वेश्चंस, और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस या फिर मॉड्यूल के कंटेंट के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको जहाँ पर भी बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं ऑडिट के मॉड्यूल में, तो वो ज़रूर लर्न कीजिएगा। लर्न करने के बाद वही चांसेस है कि आईसीआई उस पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस रेफरेंस बुक्स में मिलना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली वो रेफरेंस बुक्स जहाँ पे सिर्फ प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आईसीआई इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू ऑल द प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस ओनली, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड ऑन न्यू क्वेश्चंस, और ये जो न्यू क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल में से ही पूछे जाएंगे। तो ऑडिट के लिए तीनों मॉड्यूल्स पढ़े थे मैंने, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और एमसीक्यू पर्पस के लिए भी मॉड्यूल्स बहुत हेल्प होगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ मॉड्यूल में से ही पूछे जाएंगे। अगर आप मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स पढ़ोगे जो ग्रे बॉक्सेस में दिए रहते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स में से भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो ऑडिट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा तीनों मॉड्यूल्स पढ़ना, और कोई भी ड्रोन चार्ट या फिर किसी की भी ऑथर के चार्ट्स मंगा लेना मेमोराइजिंग पर्पस के लिए, ताकि आपको 1.5 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ईजी जाए रिविजन के लिए। देन स्पीकिंग अबाउट कॉस्टिंग के लिए मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स किए थे और ओल्ड कोर्स का पीएम किया था। अभी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपके पास अगर टाइम है तो ही ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना, नहीं तो नहीं किया तो भी इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, क्योंकि ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी न्यू सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 मार्क्स के क्वेश्चन है ओल्ड कोर्स के पीएम में, जिनका क्वेश्चन और आंसर 3 या 4 पेजेस का है। तो ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं आजकल न्यू सिलेबस में, और मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में जैसे क्वेश्चंस है वैसे ही पूछे जाते हैं। Costing has become more of a theoretical paper now. Almost 40 to 50 marks of theory is being asked in costing, and therefore I would recommend you to do the entire theory from the module itself. कोई भी रेफरेंस बुक मत मंगवाना। कॉस्टिंग की मॉड्यूल जो है इट इज़ मोर देन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आप कॉस्टिंग की मॉड्यूल पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग एनी अदर मटेरियल और रेफरेंस बुक। तो कॉस्टिंग के लिए तीनों मॉड्यूल्स पढ़ लेना। थर्ड मॉड्यूल इज़ नेग्लिजिबल, आई कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल 2 इटसेल्फ। सिर्फ 2 मॉड्यूल्स है, आपको दोनों मॉड्यूल्स पढ़ने, एंड आई कैन इंश्योर दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स ओनली इफ़ यू फोकस ऑन बोथ द मॉड्यूल्स। तो जो लोग पूछते हैं कि कॉस्टिंग के मॉड्यूल सफिशिएंट है या नहीं, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज़ येस, बिकॉज थियरी 40 to 50 मार्क्स की मॉड्यूल्स में से ही पूछी जाती है, और 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल पेपर है वो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस जैसा ही होता है। तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल करना इज़ बेस्ट एंड नथिंग लाइक इट, और मॉड्यूल के अलावा कुछ करने की फ्रैंकली ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो आई थिंक आप ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व कर सकते हो ओनली इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 3-4 दिन लगाए थे ओल्ड कोर्स के पीएम सॉल्व करने में, एंड आई डिड नॉट फाइंड इट दैट इफेक्टिव एंड यूजफुल, बिकॉज वैसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, एंड आई डोंट थिंक कि वैसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो ही सॉल्व करना, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है प्रैक्टिकल पार्ट पे, देन आई थिंक यू शुड स्विच टू मॉड्यूल्स ओनली। स्पीकिंग अबाउट द इलेक्टिव सब्जेक्ट, आई हैड टेकन रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव इज दैट ट्राई टू रीड द मॉड्यूल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। आई हैड रेड द मॉड्यूल ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स बिफोर माई एग्जामिनेशन, ताकि MCQs जो है वो आपको ईजिली सॉल्व करते आए। सेकेंडली आई वुड लाइक टू स्टेट दैट प्रिपेयर अ थॉरो इंडेक्स ऑफ एज मेनी रोज एज पॉसिबल, जहाँ पे हर एक पेज पे जो कीवर्ड्स है वो आपको इंडेक्स में मिल जाए। तो मैंने एक 700 रोज का इंडेक्स बनाया था जो मैंने शेयर कर दिया है फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपके साथ, और वो इंडेक्स में मैंने मार्क किया था कौन से पेज पे क्या लिखा है, ताकि एग्जामिनेशन में मुझे बहुत क्विकली मिल गया था कोई भी MCQ या कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट का आंसर। तो आई थिंक कि एक इंडेक्स बनाना चाहिए। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर कर दी है। तो आप वो इंडेक्स एटलीस्ट बेस ले सकते हैं और वो इंडेक्स एडिट कर सकते हैं अगर कोई न्यू चैप्टर्स ऐड हो गए रिस्क मैनेजमेंट के सिलेबस में। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट के लिए रीड द मॉड्यूल्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ इंडेक्स विथ यू, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देना कौन से पेज पे क्या लिखा है,
एंड टेक सम कंपनीज रिस्क रिपोर्ट्स विथ यू, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है उसका आंसर आप कंफर्टेबली दे पाओ. So taking these material with you would be very helpful. Apart from risk management reports, you should also take previous all attempts RTPs तो नहीं रहते इसके, mock test papers, then suggested answers, then all the case studies uploaded on the ICAI's website. ये सब आपको लेके जाना है risk management के examination के time. Then speaking about direct taxation, डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने भंवर बुराना सर का कॉम्पैक्ट और कंपाइलर रेफ़र किया था. कॉम्पैक्ट और कंपाइलर में ऑलमोस्ट कंसाइजली काफ़ी चीज़ें कवर थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मॉड्यूल्स भी पढ़े थे, चारों मॉड्यूल्स डायरेक्ट टैक्स के पढ़े थे, और जो चीज़ें मुझे लगी मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा है और कॉम्पैक्ट में नहीं है वो मैंने एडिशनली कॉम्पैक्ट में लिख दी थी, ताकि एग्जामिनेशन के 1.5 दिन पहले मैंने सिर्फ वो कॉम्पैक्ट पढ़ी थी, और जो मॉड्यूल्स है उसमें मैंने जो कॉम्पैक्ट में मार्क कर दिया था जो भी एडिशनल इलस्ट्रेशंस मॉड्यूल में है और कॉम्पैक्ट में कवर्ड नहीं है. तो 1.5 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट पढ़ी, लेकिन क्रॉस रेफरेंस दिया था तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल्स, चारों मॉड्यूल्स भी कवर हो गई. तो मैंने क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग की थी फर्स्ट रीडिंग के टाइम ही, कि कौन से चैप्टर्स एडिशनली, कौन से कंटेंट एडिशनल दिया है मॉड्यूल में जो कि कॉम्पैक्ट में कवर नहीं है, ताकि मैंने ऑलमोस्ट वो एंटायर सिलेबस कवर कर दिया था. द एंटायर सिलेबस ऑफ DT वॉज कवर्ड बाई मी इन स्पैन ऑफ 1.5 डेज, और मुझे लगता है कि काफ़ी वास्ट DT का पोर्शन. सो इन दैट 1.5 डेज ट्राई टू कवर मैक्सिमम कंटेंट पॉसिबल, क्योंकि जो 1.5 डेज में तुम लोग याद करोगे वही तुमको एग्जामिनेशन में याद आएगा. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल अ थिंग विच यू हैव नॉट रिवाइज्ड इन दोज 1.5 डेज. तो DT के लिए मैंने कॉम्पैक्ट, कंपाइलर और प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के RTPs और ICAI के चारों मॉड्यूल्स किए थे. तो टेस्टर नॉलेज के काफ़ी क्वेश्चंस थे, और केस लॉज भी मैंने DT के वो कॉम्पैक्ट से ही किए थे, और जो ICAI का स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, जुडिशियल अपडेट आता है, वहाँ से किए थे. तो आई थिंक केस लॉज भी लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस लॉज पे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन फिक्स रहता है 4 मार्क्स का, और फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है उसमें भी काफ़ी PGBP की एडजस्टमेंट्स जो केस लॉज पे आती है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेमोराइज ऑल द केस लॉज. Of course, it's not possible for a human mind to memorize all the case laws, but then whichever are the important ones, at least you should try to write it down on a separate piece of paper and try to recall them or read them daily in the morning while revising the subject of direct tax. Okay, speaking about indirect tax, मैंने indirect tax के चारों मॉड्यूल्स पढ़े थे. ट्रस्ट मी, इनडायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल्स आर वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स. ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे कि आटो मॉड्यूल्स में से कौन से मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, तो आई वुड रैंक फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन कॉस्टिंग मॉड्यूल. इनडायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल में आई वुड जस्ट टेल यू, सबसे पहले बेयर एक्ट दिया है, उसके बाद एनालिसिस दिया है बेयर एक्ट का, और लास्ट में लेट अस रिकैपिटुलेट दिया है जहाँ पे सब समराइज किया है. तो एक रीडिंग के साथ ही आपके ऑटोमेटिकली 3 रीडिंग्स हो जाते हैं, क्योंकि आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, फिर एनालिसिस पढ़ते हो और फिर लेट अस रिकैपिटुलेट पढ़ते हो. मतलब आपके 3 रीडिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. तो चारों मॉड्यूल्स डेफिनेटली पढ़ना. और मैंने यशवंत मंगल सर की बुक मंगवाई थी क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चंस मैंने वहाँ से किए थे. क्योंकि मॉड्यूल्स में सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं थे, तो मैंने कंटेंट मॉड्यूल से पढ़ लिया और क्वेश्चंस यशवंत मंगल सर की बुक से रिवाइज कर लिए. तो ये मैंने IDT के लिए किया था. IDT के लिए कि MCQs के लिए भी मैं आपको यही बोलूँगा कि सैम्पल MCQs सॉल्व करना ICAI के, और कोई रेफरेंस बुक मत मंगवाना MCQ के लिए स्पेशली, क्योंकि MCQs कहाँ से भी पूछे जा सकते हैं. अभी मैं IDT के लिए बोलूँ तो हमें ऐसे MCQs पूछे थे जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ GST वहाँ से पूछे थे. जैसे व्हाट इज़ द कोरम ऑफ GST काउंसिल, व्हाट इज़ द एंट्री नंबर ऑफ कस्टम्स एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, as per article 279A of Constitution of India, what a GST council can recommend. ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे. फिर इन द GST regime, which of the central and state taxes have been subsumed into GST. तो ये क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में मिलेंगे. तो इंट्रोडक्शन चैप्टर स्किप कभी नहीं करना. ये क्वेश्चंस यूजुअली ऑथर्स के रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आई वुड recommend all of you to read all the 4 modules of indirect tax, and so at least buy one author's reference book wherein you can find all the questions and all the answers, ताकि आप कंटेंट मॉड्यूल से पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर एक रेफरेंस बुक से सॉल्व कर लो. मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए. IDT के लिए भी मैंने 3 अटेम्प्ट्स के RTPs भी किए थे और प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे. So this was my subject-wise strategy for my CA final, which helped me to secure an All India rank 5 in my CA finals examination in November 2019. So this was my CA final subject-wise strategy. In the next video, I would also be covering my intermediate subject-wise strategy for those of you who are in intermediate, so that it would be useful for all of you to strategize your intermediate leave period as well. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. तो CA फाइनल की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे, सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए सभी CA फाइनल स्टूडेंट्स के साथ जिनको क्वेरी है कि व्हाट इज़ द CA फाइनल, व्हाट शुड बी द CA फाइनल सब्जेक्ट बाय स्ट्रैटेजी। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ये वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लेना। एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स and I would be very happy to help all of you. So thank you so much for watching this video. See you in the next video.